हम सब हर चुनाव में लाइन में लगकर वोट तो देते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि उस एक वोट से असल में बदलता क्या है? जो सरकार हम चुनते हैं, क्या उसका काम सिर्फ सड़कें और बिजली देना है, या फिर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का वादा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? चलिए आज इसी वादे की असलियत को परखते हैं। नमस्कार, आज हम लोकतंत्र के नतीजों यानी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की गहराई में उतरेंगे। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, पर उससे भी ज़्यादा ये समझने में मदद करेगा कि एक नागरिक होने के नाते हमें अपनी सरकार से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए और उसे जज कैसे करना चाहिए। आज सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि डेमोक्रेसी के नतीजों को आंका कैसे जाए। फिर समझेंगे कि एक जवाबदेह और वैध सरकार क्या होती है। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ और गरीबी अमीरी के फासले पर इसके असर को जानेंगे। फिर देखेंगे कि ये समाज में अलग अलग तरह के लोगों को साथ लेकर कैसे चलता है। और आखिर में बात करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ की, नागरिकों की इज्जत और आज़ादी। तो सबसे बड़ा सवाल, हम डेमोक्रेसी के नतीजों को कैसे आंकें? देखिए, हम सब मानते हैं कि डेमोक्रेसी सुनने में, सिद्धांतों में तानाशाही से बहुत बेहतर है, पर जब असलियत देखते हैं तो लगता है कि ये उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। तो बात यह है कि डेमोक्रेसी एक माहौल बनाती है, एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार करती है, लेकिन उस मौके का फायदा उठाना हम नागरिकों का ही काम। तो फिर डेमोक्रेसी तानाशाही से बेहतर क्यों है? कुछ सीधी सी वजह हैं। ये नागरिकों के बीच बराबरी को बढ़ावा देती है, हर इंसान की डिग्निटी यानी गरिमा को बढ़ाती है। इसमें जो फैसले लिए जाते हैं उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, लड़ाई झगड़े सुलझाने का एक तरीका देती है, और सबसे ज़रूरी, इसमें अपनी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। चलिए अब डेमोक्रेसी से मिलने वाले पहले और सबसे ज़रूरी नतीजे को समझते हैं। हमें डेमोक्रेसी से एक ऐसी सरकार मिलनी चाहिए जो जवाबदेह हो, जो हमारी ज़रूरतों को समझे और जिसे हम गर्व से अपनी सरकार कह सकें। अच्छा, तो ये अकाउंटेबल या जवाबदेह सरकार का मतलब क्या है? सीधा मतलब है कि सरकार जो भी कर रही है उसके लिए वो जनता को जवाब देने के लिए बाध्य है। उसे बताना होगा कि कोई फैसला क्यों और कैसे लिया गया। और रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि सरकार लोगों की ज़रूरतों पर, उनकी मांगा पर ध्यान दे और उस पर एक्शन ले। ये बात सच है कि डेमोक्रेटिक सरकार में फैसले धीरे होते हैं, क्योंकि यहाँ बहस होती है, बातचीत होती है, मोल भाव होता है। वहीं एक तानाशाह तो 1 मिनट में फैसला सुना देता है। लेकिन फ़र्क ये है कि डेमोक्रेसी में लिया गया फैसला ज़्यादातर लोगों को मंजूर होता है, और इसीलिए वो ज़्यादा असरदार भी होता है, लंबे समय तक चलता है। तानाशाही के तेज फैसले अक्सर आगे चलकर मुश्किलें पैदा करते हैं। डेमोक्रेसी की एक और बहुत बड़ी ताकत है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। इसका मतलब ये है कि एक नागरिक के पास ये अधिकार और साधन है कि वो पता लगा सके कि कोई भी सरकारी फैसला सही नियमों के तहत लिया गया है या नहीं। ये अधिकार, ये ताकत तानाशाही में बिल्कुल नहीं मिलती। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है कि डेमोक्रेटिक सरकार लेजिटिमेट होती है, यानी वैध होती है। हो सकता है ये धीमी हो, उतनी एफिशिएंट न हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि ये लोगों की अपनी सरकार है। और यही वो एक वजह है कि पूरी दुनिया में लोग तानाशाही के ऊपर लोकतंत्र को चुनते हैं। ठीक है, सरकार जवाबदेह है, वैध है, ये तो समझ आ गया। पर क्या डेमोक्रेसी से देश में आर्थिक विकास भी होता है? क्या लोकतंत्र अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ की गारंटी देता है? चलिए अब इस मुश्किल सवाल को देखते हैं। अगर हम 1950 से 2000 के बीच के आंकड़े देखें तो एक थोड़ी हैरान करने वाली बात सामने आती है। तानाशाही वाले देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लोकतांत्रिक देशों से थोड़ी सी बेहतर रही है, लेकिन सिर्फ इस एक आंकड़े के आधार पर डेमोक्रेसी को खारिज कर देना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास सिर्फ सरकार पर नहीं, बल्कि उसकी आबादी, ग्लोबल सिचुएशन और बाकी देशों से सहयोग जैसी कई और चीज़ों पर भी निर्भर करता है। अच्छा, मान लिया कि आर्थिक विकास हो रहा है, पर क्या उस विकास का फायदा देश के सभी लोगों तक पहुंच रहा है? और यहीं से हमारा अगला सवाल जुड़ता है, क्या डेमोक्रेसी समाज में अमीरी गरीबी की खाई और गरीबी को कम कर पाती है? यहाँ लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है राजनीतिक समानता, यानी अमीर हो या गरीब, सबके वोट की कीमत एक बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ है आसमान छूती आर्थिक असमानता। मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास देश की ज्यादातर दौलत जमा होती जा रही है और गरीबों का हिस्सा घटता जा रहा है। सच तो ये है कि लोकतंत्र आर्थिक असमानता को कम करने में कुछ खास सफल नहीं रहा है। भले ही गरीब लोग देश में एक बहुत बड़ा वोट बैंक हैं,
लेकिन जो पार्टियां उनके वोट से जीतती हैं, वे भी उनकी गरीबी और मुश्किलों को दूर करने के लिए उतने गंभीर कदम नहीं उठाती जितने उठाने चाहिए। अब पैसे की असमानता से हटकर एक और बड़ी चुनौती पर आते हैं, जो खासकर हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। वो है सामाजिक विविधता। तो अगला सवाल है कि लोकतंत्र अलग-अलग धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोगों को एक साथ शांति से रहने में कैसे मदद करता है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र को सफल होने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी ही पड़ती हैं। पहली, ये समझना कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ बहुमत की सरकार नहीं है। बहुमत को हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर काम करना होता है। और दूसरी शर्त, बहुमत का शासन किसी एक धर्म, जाति या भाषाई समूह का परमानेंट राज नहीं बन जाना चाहिए। हर चुनाव में अलग-अलग लोगों और समूहों को जीतने और सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। और अब हम आते हैं लोकतंत्र के उस नतीजे पर जो शायद सबसे कीमती है। क्या लोकतंत्र अपने नागरिकों को गरिमा यानी इज्जत और आज़ादी से भरी जिंदगी दे पाता है? लोकतंत्र का पूरा ढांचा ही हर व्यक्ति के सम्मान और आज़ादी के सिद्धांत पर खड़ा है। इसी वजह से समाज में जो सालों से दबाए गए हैं, जैसे महिलाएं या वंचित जातियां, उनकी बराबरी की लड़ाई को एक कानूनी और नैतिक बल मिलता है। हाँ, समाज में भेदभाव आज भी है, लेकिन लोकतंत्र हमें उसके खिलाफ आवाज उठाने का हक और हिम्मत दोनों देता है। ये लाइन बहुत गहरी है। जब लोग सरकार की कमियों के बारे में शिकायतें करते हैं, तो ये असल में लोकतंत्र की हार नहीं, बल्कि उसकी सफलता का सबूत है। ये दिखाता है कि लोग अब चुपचाप सहने वाली प्रजा नहीं रहे, वो अपने अधिकारों को जानने वाले जागरूक नागरिक बन चुके हैं, जो सत्ता से सवाल कर सकते हैं। चलिए, अब जल्दी से एग्जाम के लिए कुछ हॉटस्पॉट्स देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की परिभाषा 1 नंबर में पूछी जा सकती है। लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विविधता वाली वो 2 शर्तें 3 नंबर के सवाल के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और ये लाइन कि गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकतंत्र बाकी सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, इस पर 5 नंबर का बड़ा सवाल बन सकता है। इसे अच्छे से तैयार कर लें। अब कुछ सवालों पर जरा सोचिए और खुद जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला, एक धीमी लोकतांत्रिक सरकार को एक तेज और कुशल तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है? दूसरा, अगर लोकतंत्र में राजनीतिक समानता है, यानी सबका वोट बराबर है, तो फिर देश में इतनी ज्यादा आर्थिक असमानता क्यों दिखती है? और तीसरा, क्या किसी देश को तब भी सच्चा लोकतंत्र कहा जा सकता है जब हर चुनाव में हमेशा एक ही समुदाय के लोग जीत रहे हों? क्यों या क्यों नहीं? ये रहे एनसीईआरटी के कुछ सबसे जरूरी सवाल। 1 नंबर के लिए एक वैध सरकार क्या है? 3 नंबर के लिए धीमी आर्थिक वृद्धि के बावजूद लोकतंत्र को क्यों पसंद किया जाता है? और 5 नंबर का एक बड़ा सवाल, लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन कैसे करता है? इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए, एक छोटी सी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। मान लीजिए स्कूल का टाइम बदलना है। पहला सीन, तानाशाही। प्रिंसिपल आते हैं, माइक पे नया टाइम अनाउंस करते हैं और चले जाते हैं। फैसला फाइनल। दूसरा सीन, लोकतंत्र। स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है और सब मिलकर बातचीत करके एक नया टाइम तय करते हैं। अब सोचिए, कौन सा फैसला ज्यादातर लोगों को मंजूर होगा और खुशी खुशी माना जाएगा? बस यही फर्क है तानाशाही और लोकतंत्र में। तो चलिए फटाफट इस पूरे चैप्टर का सार देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र में 1000 कमियां हो सकती हैं, पर फिर भी ये तानाशाही से बेहतर है, क्योंकि ये समानता, गरिमा और बेहतर फैसलों को बढ़ावा देता है। एग्जाम के लिए जवाबदेह सरकार, गरिमा और स्वतंत्रता और सामाजिक विविधता, इन 3 टॉपिक्स पर खास ध्यान देना है। और जवाब लिखते समय अकाउंटेबल, लेजिटिमेट, ट्रांसपेरेंसी और डिग्निटी जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें। याद रखिए, लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर यह हमें खुद को और अपने समाज को बेहतर बनाने का एक रास्ता जरूर देता है। पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए।